नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे प्लेटफॉर्म द लाइसेम पर। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा प्लेटफॉर्म समर्पित है शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए और इस क्रम में हम यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, साथ ही यूजीसी नेट जेआरएफ में आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं। तो अभी बीच में कुछ गैप हुआ था, क्लासेज में नहीं लेके आ पाया था कुछ व्यक्तिगत कारणों से। तो हम फिर से अपनी लेक्चर सीरीज शुरू करते हैं और मैं भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था पर आपको एक लेक्चर सीरीज लेकर चल रहा था, जिसमें हमने यूपीएससी मुख्य परीक्षा के पाठ्यक्रम के अनुसार भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था को समझा था। और मैंने आपसे कहा था कि जब आप मेरे साथ तैयारी कर रहे हैं या अपने चैनल द लाइसेम के साथ तैयारी कर रहे हैं तो आप पाठ्यक्रम और पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों को अपने साथ रखते हैं। तो हमने उससे पहले मुख्य परीक्षा के विभिन्न बिंदुओं को समझा था और हम आगे बढ़े थे। तो हमने ग्राम पंचायत पर बात की थी और हम ग्राम पंचायतों से आगे बढ़ते हुए आज बात करेंगे नगर पालिकाओं के बारे में, ठीक है, म्यूनिसिपैलिटीज के बारे में। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि भारतीय संविधान के विषय में जो मुख्य परीक्षा का पाठ्यक्रम है उसमें क्या दिया गया है, आपको एक शब्द दिया गया है कि स्थानीय स्तर पर वित्त और शक्तियों का हस्तांतरण। उसी को ग्राम पंचायत या स्थानीय स्वशासन या स्थानीय शासन के संदर्भ में हम समझते हैं। तो हमने समझा था कि स्थानीय शासन क्या होता है, फिर हमने ग्राम पंचायत को देखा था और आज हम शहरी पंचायतों को देखेंगे, जैसे कि संविधान में क्या कहा गया है, नगर पालिकाएं कहा गया है। ठीक है, तो हम कुछ बिंदुओं के माध्यम से समझेंगे नगर पालिकाओं को। सबसे पहले हम यह देखेंगे कि संवैधानिक प्रावधान क्या क्या है, जिसे हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। संवैधानिक प्रावधान क्या है। फिर हम देखेंगे कि विशेषताएं क्या है, अधिनियम की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्ट, अधिनियम की विशेषताएं देखेंगे हम, ठीक है। और उसके बाद हम देखेंगे जिला योजना समिति के बारे में देखेंगे, जिला योजना समिति, इसको कहते हैं डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी। और उसके बाद देखेंगे महानगर योजना समिति, मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी, डीपीसी और एमपीसी। तो इनके संदर्भ में हम नगर पालिकाओं को समझेंगे। तो संवैधानिक प्रावधान, जैसे हमने बताया था कि 1992 में 2 संविधान संशोधन किए गए। एक तो 73वां संविधान संशोधन था और दूसरा 74वां संविधान संशोधन था। तो 73वां संविधान संशोधन जो है वो किससे संबंधित है, ग्राम पंचायतों से संबंधित है, ग्रामीण स्वशासन से संबंधित है, 73वां संविधान संशोधन। और जो आपका 74वां संविधान संशोधन है, 74वां संशोधन वो किससे संबंधित है आपका, वो है नगर पालिकाओं से या शहरी स्वशासन से संबंधित है आपका 74वां संविधान संशोधन। तो 73वां और 74वां संविधान संशोधन बहुत ही स्पष्ट रखना है आपको कि 73वां संविधान संशोधन जो है वो ग्राम पंचायतों से संबंधित है या ग्रामीण स्वशासन से संबंधित है। और जो 74वां संविधान संशोधन है आपका 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, वो आपको किससे संबंधित है, शहरी स्वशासन से संबंधित है। 74वें संविधान संशोधन द्वारा क्या किया, भारतीय संविधान में कुछ प्रावधान जोड़े गए, जैसे कि भाग 9 का जोड़ा गया, ठीक है, भाग 9 का जोड़ा गया। अनुच्छेद आपके 243 हमने देखा था कि ग्राम पंचायतें कहां से कहां तक थी, ग्राम पंचायतें थी आपकी 243 से लेकर 243 ओ तक। तो जब आपकी शहरी पंचायत हो तो उसके बाद आता है पी, 243 पी से लेकर 243 जेड और आपकी जी तक है, ठीक है। देखिए यहाँ थोड़ा सा समझिए आप, मैंने कहा था कि जब ग्राम पंचायतें हैं तो वो अनुच्छेद 243 से लेकर 243 ओ तक थी, ठीक है। और जब नगर पालिकाएं उससे आगे हैं तो वो ये है अनुच्छेद 243 पी से लेकर 243 जेड। देखिए पी से जेड तक कुछ अनुच्छेद हैं, अब फिर उसके आगे भी अनुच्छेदों की आवश्यकता पड़ी तो कैसे लिखना शुरू किया, जेड ए, जेड बी, जेड सी, जेड डी, जेड ई, इस प्रकार जी तक जाते हैं। तो ये कुछ अनुच्छेद हैं जो कि किससे संबंधित है, नगर पालिकाओं से संबंधित है। और आपकी अनुसूची कौन सी है, आपकी अनुसूची है 12, ठीक है, अनुसूची 12 है। और इसमें विषय कितने हैं, सब्जेक्ट्स कितने हैं, ये हैं आपके 18। तो देखिए अनुसूचियों को जैसे लोग अलग से रटने का प्रयास करते हैं कि भारतीय संविधान जब लागू हुआ या मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, तो यहाँ थोड़ा सा आप समझते जाइए। जैसे हमने अभी तक पढ़ा है तो हमने क्या देखा है, जैसे कि आपको मालूम होगा कि भारतीय संविधान जब लागू हुआ तब कितनी अनुसूचियां थी, 8 अनुसूचियां थी। और तो 4 अनुसूचियां बाद में जोड़ी गई। जैसा मैंने बताया था कि 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी प्रथम संविधान संशोधन जब हम मूल अधिकारों को पढ़ रहे थे, ठीक है। 10वीं अनुसूची अभी हमने पढ़ी नहीं है। फिर मैंने जब ग्राम पंचायत देखी तो आपको बताया था कि 11वीं अनुसूची जोड़ी गई जिसमें 29 विषय दिए गए हैं ग्राम पंचायतों को। और हम नगर पालिकाएं पढ़ रहे हैं तो हमने क्या देखा कि 12वीं अनुसूची जोड़ी गई जिसमें कि नगर पालिकाओं को 18 विषय दिए गए हैं। तो अलग से बैठ के रटने की आवश्यकता नहीं होती है कि अनुसूचियों को, बहुत सारे तथ्यों को जब एक आप अवधारणा के रूप में पढ़ते हैं किसी विषय को तो अवधारणा के साथ साथ आपके तथ्य भी तैयार होते जाते हैं। जब हमने पढ़ा था, जब मौलिक अधिकारों के बारे में पढ़ा था या नीति निश्चित तत्वों के बारे में पढ़ा था तो हमने 9वीं अनुसूची के बारे में देखा था, ठीक है।
तो एक फैक्ट क्या तैयार हुआ आपका कि मूल भारतीय संविधान जब लागू हुआ तो उसमें 8 अनुसूचियां थी। पहले संविधान संशोधन द्वारा 9वीं अनुसूची जोड़ी गई, फिर आपके 73वें संविधान संशोधन द्वारा 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, 74वें संविधान संशोधन द्वारा 12वीं अनुसूची जोड़ी गई, और 10वीं अनुसूची के बारे में हम अभी आगे पढ़ेंगे। तो इस प्रकार आप क्या है कि चीज़ों को रटिए मत, समझते जाइए उसी क्रम में, समझे। तो विषय 18 दिए गए हैं। तो ये संवैधानिक प्रावधान है नगर पालिकाओं से संबंधित, ठीक है। 74वां संविधान संशोधन द्वारा क्या किया गया, भाग 9 का, देखिए 73वें संविधान संशोधन में भाग 9 जोड़ा गया था जिसमें ग्राम पंचायतें दी गई हैं। 74वें संविधान संशोधन द्वारा भाग 9 का जोड़ा गया, अनुच्छेद 243 ई से लेकर 243 जेड जी तक है। और अनुसूची 12 में क्या दिए गए हैं आपके जो 18 विषय हैं, सब्जेक्ट्स हैं, जो 18 सब्जेक्ट्स हैं नगर पालिकाओं को दिए गए हैं, उनका उल्लेख कहाँ किया गया है, अनुसूची 12 में किया गया है। और नगर पालिकाओं को कितने विषय दिए गए हैं, 18 विषय दिए गए हैं, मतलब कि नगर पालिकाएं 18 विषयों पर कार्य कर सकती हैं। तो ये नगर पालिकाओं से संबंधित संवैधानिक प्रावधान है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं, ठीक है। और जैसा कि हमने पहले बात की थी कि संवैधानिक प्रावधान होने से या संविधान संशोधन करने से क्या प्रभाव पड़ा था, तो हम ग्राम पंचायत जब पढ़ रहे थे तो हम वहां समझ चुके थे। हम समझते हैं कि अधिनियम की विशेषताएं, कौन से अधिनियम की विशेषताएं, 74वें संविधान संशोधन अधिनियम की विशेषताएं, 74वें संशोधन की विशेषताएं, ठीक है। यही हम पूरा नगर पालिकाएं पढ़ लेंगे इसी विशेषताओं के अंतर्गत। तो 74वें संविधान संशोधन की क्या क्या विशेषता है, तो पहली विशेषता है कि त्रिस्तरीय, ठीक है। त्रिस्तरीय क्या है, आपकी नगर पालिकाएं अपनाई गई हैं, नगर पालिकाएं, त्रिस्तरीय नगर पालिकाएं अपनाई गई। कौन कौन सी त्रिस्तरीय अपनाई गई, एक तो नगर पंचायत है आपकी, नगर पंचायत, फिर है नगर पालिका परिषद, नगर पालिका परिषद, और उसके बाद है नगर पालिका निगम, निगम जिसे हम नगर निगम कहते हैं, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, नगर निगम। तो ये 3 प्रकार की नगर पालिकाएं आपकी स्थापित की गई हैं। 74वें संविधान संशोधन द्वारा कहा गया है कि 3 प्रकार की नगर पालिकाएं हो सकती हैं, म्यूनिसिपैलिटीज 3 प्रकार की होंगी। नगर पंचायत उन कस्बों में स्थापित की जाती है जो बहुत छोटे कस्बे होते हैं, जो कस्बों के रूप में भी उभर रहे हैं, ठीक है। और नगर पालिका परिषद आपकी कहाँ स्थापित की जाती है, ऐसे कस्बे जो कि मध्यम स्तर के कस्बे हों, ठीक है, ब्लॉक स्तर के कस्बे हों, वहां पर आपकी नगर पालिका परिषद स्थापित की जाती है। और नगर पालिका निगम, या इसे नगर निगम भी कहते हैं, नगर निगम कहाँ स्थापित की जाती है, यह बड़े नगरों में स्थापित की जाती है। जो बड़े नगर होते हैं, मेट्रोपॉलिटन सिटीज जो होती हैं, वहां पर नगर निगम स्थापित की जाती है। तो जैसे कि ग्राम पंचायतें 3 स्तर पर थी, एक तो आपकी ग्राम पंचायत थी, ब्लॉक पंचायत थी, जिला पंचायत थी, उसी प्रकार से नगर पालिकाएं भी आपकी त्रिस्तरीय हैं कि नगर पंचायत बहुत ही छोटे नगरों के लिए स्थापित की जाती है, नगर पालिका परिषद जो है मध्यम स्तर के जो नगर होते हैं उनके लिए स्थापित की जाती है, और नगर निगम जो है वो आपका बड़े शहरों के लिए स्थापित किया जाता है। अब इसकी विशेषताएं क्या होंगी, नगर पंचायत के लिए कितनी जनसंख्या होगी, नगर पालिका परिषद के लिए कितनी जनसंख्या होगी, नगर निगम के लिए कितनी जनसंख्या होगी, इसका निर्धारण 74वें संविधान संशोधन द्वारा नहीं किया गया है, बल्कि इसका निर्धारण करने का अधिकार किसे दे दिया गया है, संबंधित राज्य की विधानसभाओं को दे दिया गया है कि वह यह निर्धारित करेंगी, अपना एक्ट बनाएंगी और उसमें बताएंगी किन किन संख्या के आधार पर इनकी स्थापना की जा सकती है। तो ग्राम पंचायत की तरह ही नगर पालिकाओं के लिए भी त्रिस्तरीय ढांचा अपनाया गया है 74वें संविधान संशोधन द्वारा। तो पहली विशेषता क्या हुई कि त्रिस्तरीय नगर पालिकाएं अपनाई गई हैं, ठीक है। अब दूसरी विशेषता क्या है कि योग्यता क्या है, योग्यता क्या होनी चाहिए सदस्यों के लिए। जैसा कि जब हम ग्राम पंचायतें पढ़ रहे थे तो हमने क्या देखा था कि ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए आयु कितनी होनी चाहिए, आपकी 21 वर्ष होनी चाहिए आयु, ठीक है। तो यही नगर पालिकाओं के संदर्भ में भी यही नियम लागू होता है कि अगर कोई व्यक्ति नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद या नगर निगम का चुनाव लड़ना चाहता है तो उसकी आयु कितनी होनी चाहिए, 21 वर्ष होनी चाहिए। और इसके अतिरिक्त क्या है कि वहां का वह वोटर होना चाहिए और वहां का निवासी होना चाहिए। ये विशेषताएं राज्य अपने आधार पर विधानसभा द्वारा पारित कर सकते हैं। भारतीय संविधान का जो 74वां संविधान संशोधन है उसमें किसी भी प्रकार की विशेषता नहीं लिखी गई। उसमें योग्यता के लिए क्या लिखा गया है कि उसकी आयु 21 वर्ष होनी चाहिए, और इस प्रकार जब किसी व्यक्ति की आयु 21 वर्ष है तो वह नगर पालिकाओं का चुनाव लड़ सकता है। तो यह विशेषता हुई। अब है आरक्षण, रिजर्वेशन। जैसा कि हमने जब ग्राम पंचायतों को पढ़ा था तो वहां भी देखा था कि वहां आरक्षण का प्रावधान किया गया है। किसके लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है, ऐसे शेड्यूल कास्ट के लिए किया गया है, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए किया गया है, और साथ ही साथ आपकी महिलाओं के लिए भी किया गया है। महिलाओं के लिए 1/3 33% रिजर्वेशन दिया गया है। SC और ST को राज्य की जनसंख्या के अनुपात में रिजर्वेशन दिया गया है,
और जब आप महिलाओं को रिजर्वेशन दे रहे हैं तो वह रिजर्वेशन कहाँ लागू होता है? SC और ST के संदर्भ में भी होता है। और यह रिजर्वेशन किस प्रकार से होता है? साइक्लिक रिजर्वेशन होता है, चक्रीय रिजर्वेशन होता है। जैसे 33% महिलाओं को रिजर्वेशन है तो 33, मान लीजिए आपके यहाँ 100 सीटें हैं, ठीक है, 100 सीटों में 33 सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व होगी। तो ऐसा नहीं है कि 33 सीटें फिक्स कर दी जाएंगी कि इन्हीं सीटों महिलाओं के लिए होगा। चक्रीय रिजर्वेशन चलता रहता है कि आज ये वाली सीट होगी, फिर अगली बार दूसरी सीट होगी, तीसरी सीट होगी। इस प्रकार जो 33% रिजर्वेशन है वो सीटों के मध्य चक्रीय और साइक्लिक रूप से घूमता रहता है। तो आरक्षण क्या है? SC के लिए आरक्षण दिया गया है, ST के लिए आरक्षण दिया गया है और महिलाओं के लिए आरक्षण दिया गया है, ठीक। और OBC के संदर्भ में क्या कहा गया है? जैसे कि ग्राम पंचायतों के लिए बोला गया था कि अगर कोई राज्य अदर बैकवर्ड क्लास को, अन्य पिछड़े वर्ग को पंचायतों में और नगर पालिकाओं में आरक्षण देना चाहता है तो यह राज्य के विवेक पर निर्भर करता है कि अगर वह इस प्रकार का कोई नियम बनाता है, कानून बनाता है तो वह रिजर्वेशन दे सकता है। लेकिन SC, ST और महिलाओं को रिजर्वेशन जो है वो अनिवार्य है, वो राज्यों को देना ही होगा। ये 74वें संविधान संशोधन में लिखा गया है कि अनिवार्य है यह, ठीक है, मैंडेटरी है कि आपको रिजर्वेशन देना ही पड़ेगा इन 3 लोगों को। लेकिन आप OBC को रिजर्वेशन या राज्य के विवेक पर निर्भर करता है, वो चाहे तो दे और चाहे तो ना दे। अब है कि विभिन्न प्रकार के ऐसे राज्य हैं जहां पर अनुसूचित क्षेत्र है, ठीक है, 5वीं अनुसूची के द्वारा, 6ठी अनुसूची के द्वारा राष्ट्रपति ने किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर दिया है तो वहां आरक्षण लागू होगा, तो वहां आरक्षण लागू नहीं होगा और पंचायतों का विस्तार भी नहीं होगा। उसके लिए अलग से एक कानून भारत सरकार ने पारित किया है, जैसे पेशा कहते हैं, हम उसको बाद में देखेंगे, ठीक है। तो ये आरक्षण की बात, योग्यता और आरक्षण की बात हुई। अब आगे की विशेषता देखते हैं कि पंचायतों का, नगर पालिकाओं का कार्यकाल क्या होगा, टेन्योर क्या है। तो वही है कि 5 वर्ष कार्यकाल होगा, ठीक है। देखिए, अगर आपने ग्राम पंचायत को बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया तो फिर नगर पालिकाएं पढ़ने में उतनी आपको प्रॉब्लम्स उत्पन्न नहीं होती है, क्योंकि जो ग्राम पंचायतों के लिए प्रावधान है लगभग वही प्रावधान आपके नगर पालिकाओं के लिए भी अपनाए गए हैं, ठीक है। कार्यकाल 5 वर्ष होगा और वही है कि 5 वर्ष से पहले अगर कोई नगर पालिका विघटित होती है तो वह शेष कार्यकाल के लिए कार्य करेगी, शेष कार्यकाल के लिए। लेकिन अगर कोई ऐसी नगर पालिका थी जिसकी समाप्ति में 6 माह से भी कम का समय बचा था और वह विघटित होती है तो उसके लिए क्या होगा कि पूरे 5 वर्ष के लिए आपकी नगर पालिका को स्थापित किया जाएगा। तो ये कार्यकाल से संबंधित बात हुई, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि त्रिस्तरीय नगर पालिकाएं हैं, अपनाई गई हैं त्रिस्तरीय, ठीक है। फिर योग्यता क्या थी? कार्यकाल, ठीक है, आरक्षण, रिजर्वेशन। और उसके बाद देखते हैं कि शक्तियां क्या हैं। शक्तियां वित्त के संदर्भ में क्या शक्तियां हैं, फाइनेंस के संदर्भ में क्या शक्तियां हैं नगर पालिकाओं को। तो देखिए, जो आपके अनुसूची 12 में जो 18 विषय दिए गए हैं, उन 18 विषयों में से नगर पालिकाओं को कौन कौन से विषय दिए जाएंगे, यह किस पर निर्भर करता है? यह राज्य की विधान सभा पर निर्भर करता है, विधानमंडल पर निर्भर करता है। अगर विधानमंडल चाहे तो सारी शक्तियां नगर पालिकाओं को दे दे, अगर राज्य का विधानमंडल चाहे तो कुछ शक्तियां नगर पालिकाओं को दे, ठीक है। तो शक्तियों के हस्तांतरण के संदर्भ में, ट्रांसफर ऑफ पावर, शक्तियों के हस्तांतरण के संदर्भ में यह शक्ति किसको दी गई है? राज्य की विधानसभाओं को दी गई है, राज्य के विधान मंडलों को दी गई है कि वह अपने नगर पालिकाओं को कितनी शक्तियां प्रदान कर रहे हैं। अब है कि वित्त के मामले में, फाइनेंस के मामले में क्या है, तो यह भी राज्य की विधानसभा और विधानमंडल को शक्ति दी गई है कि वह किस प्रकार के कर नगर पालिकाएं उगाएं, किस प्रकार के करों को वह लगाएं। यह शक्ति राज्य की विधानमंडल किसे देंगे? नगर पालिकाओं को देंगे। तो भारत की जो नगर पंचायतें हैं, नगर पालिकाएं हैं और ग्राम पंचायतें हैं, वह शक्तियों के संदर्भ में स्वायत्त नहीं है। ऐसा नहीं है कि सीधा संविधान से शक्तियां प्राप्त कर रही हैं वह, ठीक है। संविधान में उनकी शक्तियों का उल्लेख किया तो गया है। जैसे मैंने क्या बताया था कि भारत में संघीय व्यवस्था जो है वो कहने के लिए त्रिस्तरीय है। एक तो केंद्र है, दूसरा राज्य है और फिर है स्थानीय स्वशासन, ठीक है। संघ सूची में केंद्र के लिए शक्तियां लिखी गई हैं, राज्य सूची में राज्य के लिए लिखी गई हैं और 73वें 74वें संविधान संशोधन द्वारा 29 और 18 शक्तियां इन्हें दी गई हैं। लेकिन जब स्थानीय स्वशासन की बात आती है तो 29 में से कितनी शक्तियां ग्राम पंचायतों को दी जाएंगी, 18 में से कितनी शक्तियां नगर पालिकाओं को दी जाएंगी। यह किसके विवेक पर चला जाता है? यह राज्यों की विधानसभाओं और विधानमंडलों के विवेक पर चला जाता है। इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि भारत में वास्तविक रूप से द्विस्तरीय ही संघीय व्यवस्था को अपनाया गया है, क्योंकि संविधान से शक्तियां मिल तो रही है स्थानीय स्तर पर जो आपके कार्यप्रणाली कार्य कर रही है, लेकिन उन्हें शक्तियों का हस्तांतरण किसके विवेक पर निर्भर कर रहा है? राज्यों के विवेक पर निर्भर कर रहा है। इसलिए क्या कहा जाता है कि भारत में
फिर स्तरीय संघ व्यवस्था का ढांचा वास्तविक रूप से स्थापित नहीं किया गया है, बल्कि संविधान द्वारा द्विस्तरीय संघ व्यवस्था का ढांचा स्थापित किया गया है। ठीक है, तो ग्राम पंचायतें हों या फिर नगर पालिकाएं हों, शक्तियों के संदर्भ में वह किस पर निर्भर हो जाती हैं? वह राज्यों के विधानमंडलों पर निर्भर हो जाती हैं। तो यह अधिनियम की विशेषताएं थी जो कि हमने समझी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं जिला योजना समिति क्या है। डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी। ठीक है, तो राज्य अनुच्छेद 74वां संविधान संशोधन अधिनियम क्या कह रहा है? 74। देखिए, एक बार यूपीएससी ने प्रीलिम्स में सवाल भी पूछा था कि महानगर योजना समिति पर पूछा है, डीपी जिला योजना समिति पर पूछा है, और उसमें एक कोटेशन, उसमें एक लाइन दे दी थी कि इनका जो स्थापना है वह 73वें संविधान संशोधन द्वारा किया जाता है, जबकि ऐसा नहीं है। जिला योजना समिति और महानगर योजना समिति की स्थापना किस अधिनियम के माध्यम से की जा रही है? 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा की जा रही है। ठीक है, तो 74वां संविधान संशोधन क्या कहता है कि प्रत्येक राज्य क्या करेगा कि हर जिले में एक जिला योजना समिति की स्थापना करेगा। ठीक है, 74वां संविधान संशोधन अधिनियम क्या कह रहा है कि प्रत्येक राज्य प्रत्येक जिले में एक जिला योजना समिति की स्थापना करेगा। ठीक है, और इस जिला समिति योजना का कार्य क्या होगा कि आपकी जो ग्राम पंचायतें हैं और जो नगर पालिकाएं हैं, ग्राम पंचायतें हैं और जो नगर पालिकाएं हैं, उन्होंने जो भी नीतियों का निर्माण किया है या वह जो भी कार्य कर रही हैं, तो उन दोनों के कार्यों के बीच क्या करना है? सामंजस्य स्थापित करना है। ठीक, ग्राम पंचायतें और नगर पालिकाओं के द्वारा जो भी जिस प्रकार की नीति का निर्माण किया गया है, उस नीति के बीच क्या करना है? सामंजस्य और संतुलन स्थापित करना है, और एक ऐसे ढांचे का निर्माण करना है जिससे ग्राम पंचायत और नगर पालिकाएं मिलकर कार्य कर सकें। यह किसका यह कार्य है? जिला योजना डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी का कार्य है। ठीक है, ये ग्राम पंचायतों दोनों के बीच कार्य करना। अब इसकी संरचना क्या है? अब इसकी संरचना क्या होगी? स्ट्रक्चर क्या हो गया? सदस्यों की योग्यता क्या होगी? सदस्यों का योग्यता का चयन किस प्रकार किया जाएगा? सदस्यों की चयन के लिए योग्यता क्या होगी और इसका कार्यकाल क्या होगा? इस सब का निर्धारण कौन करता है? ठीक है, जिला योजना समिति की संरचना, उसके सदस्यों की योग्यता क्या होगी, इसका ढांचा क्या होगा, इसकी कार्यप्रणाली क्या होगी, इस सब का निर्धारण कौन करता है? राज्य विधान मंडल। ठीक है, राज्य की लेजिस्लेटिव असेंबली करती है, जिला योजना समिति के इसके लिए कार्य करती है। ठीक है, फिर है कि जिला योजना समिति में संविधान में एक चीज और लिख दी गई है कि जिला योजना समिति जो होगी उसके 4/5 सदस्य। ठीक है, जिला योजना समिति में जितने सदस्य होंगे इसका निर्धारण कौन करेगा? इसका निर्धारण करेगा आपका राज्य विधानमंडल। लेकिन ये कह रहा है कि जो 4/5 सदस्य होंगे वह कहां से आएंगे? वह आपकी ग्राम पंचायतों और नगर पालिकाओं के जो आपके चुने हुए सदस्य हैं उनमें से लिए जाएंगे। ठीक है, 4/5 सदस्य कहां से लिए जाएंगे? ग्राम पंचायतों और नगर पालिकाओं के जो चुने हुए सदस्य हैं उनसे लिए जाएंगे। और यह सदस्य जब लिए जा रहे हैं 4/5 सदस्य, तो उनमें यह भी देखा जाएगा कि ग्राम पंचायतों और नगर पालिकाओं की जनसंख्या क्या है। ठीक है, अगर ग्राम पंचायतें ज्यादा हैं किसी जिले में तो वहां से 4/5 सदस्यों में उनका अनुपात ज्यादा रहेगा। अगर किसी जिले में नगर पालिकाएं ज्यादा हैं तो 4/5 सदस्यों में उनका अनुपात ज्यादा रहेगा। ठीक है, मैं फिर से एक बार समझा देता हूं कि जो जिला योजना समिति है इसकी संरचना का निर्धारण तो राज्य विधानमंडल करता है, लेकिन 74वां संविधान संशोधन क्या कह रहा है? इसके 4/5 सदस्य कहां से लिए जाएंगे? ग्राम पंचायतों और नगर पालिकाओं के निर्वाचित सदस्यों से लिए जाएंगे। लेकिन अगर ग्राम पंचायतों से लिए जा रहे हैं, लेकिन ग्राम पंचायत और नगर पालिकाओं की जनसंख्या के आधार पर ही 4/5 सदस्य चुने जाएंगे। और इसका कार्य क्या है जो कि मैंने पहले बता दिया है। ठीक है, अब बात करते हैं कि महानगर योजना समिति, मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी। ठीक है, एमपीसी। अब इसका क्या है? 74वां संविधान संशोधन कह रहा है कि प्रत्येक राज्य प्रत्येक महानगर में एक महानगर योजना मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी की स्थापना करेगी। और इसका कार्य क्या होगा कि एक महानगर है, महानगर क्या है? जैसे चेन्नई है, बेंगलुरु है, कोलकाता है, नई दिल्ली है, मुंबई, ये बड़े महानगर हैं, मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं। तो प्रत्येक राज्य क्या करेगा कि अपने मेट्रोपॉलिटन सिटी के लिए एक मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी की स्थापना करेगा राज्य। और मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी का क्या कार्य होगा? इसका कार्य वही होगा कि महानगर की जो योजनाएं हैं उन योजनाओं में जो विभिन्न प्रकार की संस्थाएं हैं उनमें एक रूपता लाना, संस्थाओं के बीच सामंजस्य स्थापित करना, उनके बीच संतुलन स्थापित करना, और महानगर के विकास के लिए क्या करना है? एक ऐसे प्रारूप का निर्धारण करना, एक ऐसी नीति का निर्धारण करना जिससे कि महानगर का विकास हो सके। कुल मिला के जो महानगर योजना समिति है वो क्या करती है? महानगर के सर्वांगीण विकास के लिए क्या करेगी? योजना का निर्माण करेगी। और फिर है कि इसकी संरचना कैसी होगी? इसकी संरचना क्या होगी, इसके सदस्यों के योग्यता क्या होगी और सदस्यों का कार्यकाल क्या होगा, उस सब का निर्धारण कौन करेगा? ठीक डीपीसी की तरह आपका राज्य विधानमंडल करेगा। लेकिन इसमें कहा गया है कि आपके
2/3 सदस्य, ठीक है। जब महानगर योजना समिति का निर्माण हो रहा है तो 2/3 सदस्य कहाँ से लिए जाएंगे? ठीक उसी प्रकार आपके ग्राम पंचायत और नगर पालिकाओं से लिए जाएंगे, वो भी उनकी जनसंख्या के अनुपात में, ठीक है। तो अगर कभी इस प्रकार का सवाल आता है कि जिला योजना समिति, महानगर योजना समिति का निर्धारण जो है या उनकी स्थापना है, उनका एस्टेब्लिश किस अधिनियम के माध्यम से किया गया है, तो 74वें संविधान संशोधन के अधिनियम के माध्यम से किया गया है, ठीक है। तो ये नगर पालिकाएं हैं, इस प्रकार हमने नगर पालिकाओं को समझा, ठीक है। अब फिर है कि नगर पालिकाओं में वही है कि यहाँ एक वित्त आयोग भी होता है, ठीक है, एक राज्य निर्वाचन आयोग भी होता है। अब वित्त आयोग के क्या कार्य हैं, राज्य निर्वाचन आयोग के क्या कार्य हैं, जो हमने ग्राम पंचायतों के संदर्भ में पढ़ा था, ठीक उसी प्रकार के कार्य भी यहाँ हैं। अगर आपने मेरा पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो पिछला लेक्चर जाके देख लीजिए, और जो कार्य, जो संरचना मैंने वहां बताई थी वित्त आयोग की या राज्य निर्वाचन आयोग की, वही नगर पालिकाओं के संदर्भ में है। तो अब थोड़ा सा क्या करते हैं कि इनका तुलनात्मक अध्ययन कर लेते हैं। जैसे मैंने बताया था, एक तरफ आपको ग्राम पंचायत बताई थी, ठीक, ग्राम पंचायत बताई थी, और अभी हम पढ़ रहे हैं नगर पालिकाएं। ग्राम पंचायत मैंने क्या बताया था आपको? एक तो ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत होगी, एक ब्लॉक होगा, ब्लॉक पंचायत होगी, और एक आपका जिला पंचायत होगी, ठीक है, जिला पंचायत होगी। फिर मैंने यहां बताया कि नगर पंचायत होगी, एक नगर पालिका परिषद होगी, नगर पालिका परिषद होगी, और एक आपका नगर निगम होगा। तो देखिए, ग्राम पंचायतों में त्रिस्तरीय ढांचा है, नगर पालिकाओं में भी त्रिस्तरीय ढांचा है। ग्राम पंचायतें छोटे गांव के लिए होती हैं, कुछ गांव को मिलाकर एक ब्लॉक पंचायत बनाई जाती है, कुछ गांव को मिलाकर एक जिला पंचायत बनाई जाती है। तो यह इस प्रकार कार्य करती है, यह एक दूसरे से संबंधित होती है। ग्राम पंचायत से ही ब्लॉक पंचायत बनती है और ब्लॉक पंचायत से ही जिला पंचायत बनती है, यह एक दूसरे से संबंधित होती हैं। लेकिन जो नगर पालिकाओं का त्रिस्तरीय ढांचा है, एक दूसरे से संबंधित नहीं है, पृथक रूप से कार्य करते हैं। नगर पंचायत अलग छोटे शहरों के लिए कार्य करती है, नगर पालिका परिषद थोड़े से मध्यम वर्ग के शहरों के लिए कार्य करती है, नगर निगम बड़े शहरों के लिए कार्य करती है। जहां ग्राम पंचायत का जो त्रिस्तरीय ढांचा है वह एक दूसरे से संबंधित है। जैसा कि मैंने आपको क्या बताया था कि जब ग्राम पंचायत के जो सदस्य होते हैं, जो हम लोग होते हैं, जो 18 वर्ष के वोटर्स होते हैं, जब वह वोट डालते हैं तो ग्राम प्रधान के लिए डालते हैं, सदस्य के लिए डालते हैं, बीडीसी ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के लिए डालते हैं, डीडीसी के लिए डालते हैं, फिर ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल वो ब्लॉक प्रमुख को चुनती है, जो डीडीसी होती है वो जिला पंचायत प्रमुख को चुनती है, और इस प्रकार ये इनका ढांचा जो है वो एकीकृत हो जाता है, मतलब कि एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, संबंधित हो जाते हैं। लेकिन नगर पालिकाओं में नगर पंचायत के लिए लोग, नगर पंचायत अलग कार्य कर रही है, नगर पालिका परिषद अलग कार्य कर रही है, और नगर निगम अलग कार्य कर रही है। तो ये एक तुलनात्मक अध्ययन है। और इसके अतिरिक्त देखिए, ये अलग अलग कार्य कर रहे हैं, लेकिन फिर क्या होता है कि इन दोनों के बीच सामंजस्य बनाने के लिए और इन दोनों को एक रूपता लाने के लिए और इन दोनों को आपस में जोड़ने के लिए क्या है, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी है और मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी है। खासतौर से डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी क्या करती है कि ग्राम पंचायतों ने जो भी नीतियां बनाई हैं, नगर पालिकाओं ने जो भी नीतियां बनाई हैं, वह डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी के पास आती हैं। डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी उनको देखती है कि जिले में किस प्रकार कार्य होना चाहिए, कि जिले की ग्राम पंचायतों की क्या समस्याएं हैं। डीपी से क्या देखती है डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी कि ग्राम पंचायतों की क्या समस्याएं हैं, नगर पालिकाओं की क्या समस्या है। फिर डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी क्या करती है कि उसको जिलाधिकारी के पास फॉरवर्ड कर देती है, जिलाधिकारी उसको वो क्या करता है, राज्य सरकार के पास फॉरवर्ड करता है, और फिर इस प्रकार क्या होता है आपकी राज्य सरकारें वित्त का हस्तांतरण करती हैं और शक्तियों का हस्तांतरण करती हैं। तो देखिए, पहले जब हमने शुरू में पढ़ा था कि सामुदायिक जो विकास कार्यक्रम था आपका, उसमें क्या हो रहा था कि केंद्र से योजनाएं बनकर जमीनी स्तर पर आ रही थी, लेकिन लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण कैसे हुआ कि योजना यहां से बन रही है और फिर डीपीसी के पास जा रही है, ये जिलाधिकारी के पास भेजता है, जिलाधिकारी राज्य सरकार के पास भेजता है, राज्य सरकार केंद्र सरकार के पास भेजती है, और फिर इस प्रकार क्या होता है कि राज्यों के लिए, ग्राम पंचायतों के लिए अलग से आवंटन आता है, नगर पालिकाओं के लिए अलग से आवंटन आता है। ये लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण हुआ, मतलब कि लोकतंत्र क्या हुआ, जमीनी स्तर पर आ गया है, और लोग अपनी समस्याएं किसके पास भेज रहे हैं, लोग अपनी समस्याएं सरकारों के पास भेज रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सरकारें ही समस्याएं निर्धारित कर रही हैं। पहले इसी प्रकार से था सामुदायिक विकास कार्यक्रम में कि सरकार को लगता था कि सारे गांव में हेडपंप नहीं है, तो उन्होंने क्या किया, उत्तर प्रदेश के लिए 20,000 हेडपंप भेज दिए, जबकि मेरे गांव में हेडपंप की प्रॉब्लम थी नहीं, मेरी नगर पंचायत में हेडपंप की प्रॉब्लम नहीं थी, मेरी ग्राम पंचायत में क्या प्रॉब्लम थी, सड़क की प्रॉब्लम थी, मेरे नगर पंचायत में सड़क की प्रॉब्लम थी। तो प्रॉब्लम कुछ और होती थी, जबकि सॉल्यूशन उसका कुछ और हो जाता था। तो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण से क्या हुआ, स्थानीय स्वशासन से क्या हुआ कि अब ग्राम पंचायत ने ब्लॉक पंचायत को अपनी समस्या भेजी, ब्लॉक ने जिला को भेजी, जिला ने डीपीसी को भेजी, इस प्रकार समस्या पहुंची राज्य सरकार के पास, और फिर वहां से आवंटन हुआ आपके गांव के लिए,
और आपके नगर पंचायत नगर पालिका परिषद के लिए आवंटन हुआ और अब पैसा आया आपके पास, और यह ग्राम पंचायत, ब्लॉक पंचायत, जिला पंचायत, नगर पंचायत, पालिका परिषद और नगर निगम की जिम्मेदारी है कि जो आपके पास समस्या है, आप अपना जो पैसा आया है वो पैसा किसके लिए खर्च करें, अपनी समस्या के लिए खर्च करें। तो ये लोकतांत्रिक क्या था, केंद्रीकरण था, और यह लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण है। ठीक है, तो हमने जो स्थानीय स्वशासन को पढ़ा तो हमने क्या देखा कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के माध्यम से क्या हुआ है कि लोग अपनी समस्याएं सरकार के पास भेज रहे हैं और वहां से समस्याओं के सॉल्यूशन के लिए आपको खुद पैसा दिया जा रहा है। तो इसी को हम आधारभूत लोकतंत्र कहते हैं। ठीक है, ग्रास रूट डेमोक्रेसी कहते हैं इसी को हम। ग्रास रूट क्यों कहते हैं, क्योंकि बिल्कुल नीचे स्तर से लोकतंत्र स्थापित हो गया है, इसलिए हम इसको ग्रास रूट लोकतंत्र कहते हैं। ठीक है, वास्तविक लोकतंत्र कहते हैं, और इसी को हम क्या कहते हैं, सहभागी लोकतंत्र, पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी क्यों कहते हैं कि जो आम व्यक्ति है वह लोकतंत्र में भागीदारी ले रहा है। ठीक है, तो हमने इस प्रकार क्या देखा कि स्थानीय स्वशासन को देखा, नगर पंचायत देखी, नगर पालिकाएं देखी, और हम इस प्रकार आगे बढ़ते हुए यूपीएससी मुख्य परीक्षा के पाठ्यक्रम के अनुसार आगे बढ़ेंगे। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए और अपने उज्जवल भविष्य का निर्माण करिए। धन्यवाद।